दोस्तों ये स्टोरी का 80 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। युग ने नजर उठाकर गरिमा को देखा और बोला, ऐसा नहीं है, मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की है तो वह तुम हो, पहली और आखिरी। और इसीलिए मैंने जिद में आकर तुमसे शादी की थी। तो मेरा नाम ऐसे ही किसी के साथ नहीं उछाल सकती। गरिमा को युग की बात पर हंसी आ रही थी, लेकिन अगले ही पल वह हाथ बांधकर गुस्सा करते हुए बोली, अच्छा तो वह वीडियो वह झूठी है। इतना कहकर उसने फिर से मोबाइल की तरफ इशारा किया। युग को अब हल्का गुस्सा आ गया। वह बोला, हाँ झूठी ही है, तुम्हें यकीन नहीं तो मैं क्या करूं। गरिमा बोली, तो फिर यकीन दिलाओ, वैसे भी तो हमारा रिश्ता ना के बराबर ही है। तुम चाहते हो कि टूट जाए। पता नहीं युग को गुस्सा क्यों आ रहा था और वह ज्यादा गुस्से में बोला, टूटता है तो टूट जाए, लेकिन मेरे पास कोई जरिया नहीं है तुम्हें यह कहने का कि यह सब झूठ है। मैं बस यही कह सकता हूँ कि यह सब झूठ है, झूठ है। और अगर सच भी है तो मैं होश में नहीं था। होश में आकर मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। यकीन नहीं आता तो मेरे सारे दोस्तों से पूछ लो, मेरे भाइयों से पूछ लो, मेरी फैमिली से पूछ लो। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं थी, समझी। इतना कहकर युग वॉशरूम में चला गया। गरिमा को थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि शायद युग उसे प्यार से समझाएगा, उसके साथ प्यार से बात करेगा, लेकिन कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में युग को थोड़ी पता था। वहीं युग शावर के नीचे खड़ा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। उसने गुस्से में एक पंच दीवार पर मारा और बोला, मैं भी ना एक नंबर का बेवकूफ हूँ। उसे यकीन तो दिलाया नहीं, उल्टा उस पर गुस्सा करके आ गया। अब घर वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं, खास कर तेरे व सिवाय मामू। कुछ देर तक युग खुद से ही बात करता रहा और खुद से ही लड़ते झगड़ते रहा। उसके बाद जब वह कमरे में आया तो उसने गरिमा को नहीं देखा। युग ने कसकर आंखें बंद कर ली। वह खुद से ही बोला, सिट, लगता है चली गई मामा से शिकायत करने। युग ने कपड़े नहीं बदले बल्कि तौलिए में ही कमरे से बाहर आ गया। उसने आसपास नजर घुमाई तो उसने गरिमा कहीं नहीं दिखाई दी। फिर वह सीढ़ियों से होता हुआ सबके सामने आ गया। सब लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। रूही ने युग को देखकर कहा, नंगा ही आ जाता, इसे भी क्यों लपेट कर आया है। युग बोला, वह सब छोड़ो माँ, यह बताओ गरिमा कहाँ है। रूही ने कहा, कहाँ है मतलब, तुझे पता होगा। युग बोला, मुझे नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूँ। सिवाय ने कहा, पहले तो कपड़े पहनकर आ, तेरी सारी भाभियां यहाँ खड़ी हुई हैं और तू है कि टॉवल में ही आ गया, चुपचाप जा। युग ने यह सुना तो अपनी तीनों भाभियों की तरफ देखा। तीनों ही युग को देखकर हंस रही थी। युग बोला, यार मामू, आप ही तो कहते हो बड़ी भाभी माँ के समान होती है, तो यह सब मेरी माँ ही समझो। अब बता दो ना गरिमा कहाँ है। रूही बोली, जब तक तू कपड़े पहनकर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बताऊंगी। युग ने 1 मिनट में भी नहीं गंवाया, क्योंकि वह अपनी माँ को अच्छे से जानता था। वह भागता हुआ अपने कमरे में चला आया। उसके जाते ही रूही उठकर गार्डन में गई, जहां गरिमा गाड़ी में बैठ रही थी। वही रूही बोली, गरिमा युग के साथ चली जाती। गरिमा ने कहा, माँ आप जानती हैं उनके साथ जाऊंगी तो बहस करते हुए जाएंगे, मेरा मूड खराब हो जाएगा। वैसे भी मेरे और उनके बीच में अभी कुछ क्लियर नहीं है, मैं उनसे आकर बात कर लूंगी। अभी मुझे अपने माँ बाप के पास जाने दीजिए। रूही बोली, अच्छा ठीक है चली जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और गाड़ी में बैठ गई। वहीं सिवाय भी अब तक बाहर आ गया था। सिवाय ने ड्राइवर को देखकर कहा, आराम से लेकर जाना और आराम से लेकर आना, समझ गया। ड्राइवर ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और गरिमा को लेकर वहां से चला गया। गरिमा की गाड़ी मेंशन से निकलने ही वाली थी कि युग भागता हुआ गार्डन में आया। उसने लोअर टी शर्ट पहना हुआ था और जल्दी से टी शर्ट उल्टी पहनी थी। तो रूही युग को देखकर बोली, यह उल्टी क्यों पहनी है। युग ने खुद को देखा और जल्दी से टी शर्ट निकाल कर सीधी पहन ली। और इतने में राजवीर और दिव्यांश दोनों ने हंसकर कहा, लगता है छोरा बावला हो गया। युग ने पलटकर अपने पापा और दिव्यांश को देखा और बोला, यार क्यों मेरी फिरकी ले रहे हो, बता दो ना गरिमा कहाँ है। रूही बोली, वह तो अपने माँ बाप से मिलने चली गई। युग बोला, और ऐसे ही चली गई मुझे बिना बताए। रूही बोली, तो कल रात गया था तू, उसे बताकर गया था। युग बोला, तो वह मुझसे बदला लेगी। रूही बोली, बेटा बदला नहीं ले रही, अगर लेती ना तो अच्छे से लेती। कल रात ही उसे पता चला है कि वह राधा और राघव की बेटी है। सुबह से जाने के लिए कह रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोक कर रखा था। तूने भी उससे ठीक से बात नहीं की तो वह चली गई। युग बोला, ना मैं सच कह रहा हूँ, वह वीडियो फेक है। रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई। और तभी दिव्यांश बोला, कल रात हमें सब कुछ सच सच पता चल गया कि यह सब तुम्हारी उस सो कॉल्ड सास ने किया है।
उसके बाद दिव्यांश ने सब कुछ युग को बता दिया। जैसे जैसे युग को पता चल रहा था वैसे वैसे युग के मन में गरिमा के लिए इज्जत बढ़ती जा रही थी। आखिरकार सिवाय राजवीर और दिव्यांश तीनों ने ही सब कुछ युग को बता दिया। सिवाय बोला, तेरा रिश्ता तेरे हाथ में है, उम्मीद करता हूँ इसे अच्छे से निभाएगा। युग ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वह तीनों गाड़ी में बैठकर चले गए। युग ने रूही को देखा तो रूही बोली, गरिमा तुझे आज भी प्यार करती है, इनफैक्ट बहुत प्यार करती है। कल वह तेरे लिए अपनी माँ से लड़ पड़ी, तेरे पापा को गुंडों से बचाया, इससे ज्यादा कोई अपनी अच्छाई का क्या ही प्रूफ देगा। वह चाहती तो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर तुझे छोड़कर जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तू समझ रहा है ना? युग ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, माँ मैं भी चला जाऊं? रूही बोली, नहीं, उसे अपनी माँ पापा के साथ वक्त बिताने दे, तू शाम को लेने चले जाना। युग बोला, ठीक है। और तभी युग का फोन वाइब्रेट हुआ। युग ने फोन देखा तो राजवीर का मैसेज था जिसमें लिखा था, शादी तो कर ली बरखुरदार, अब थोड़ा बिजनेस में भी ध्यान दे दो, ऑफिस आ जाओ। युग ने मैसेज पढ़ा और अपनी माँ को देखकर बोला, पापा ऑफिस बुला रहे हैं। रूही बोली, तो ऑफिस चला जा, तेरा टाइम कट जाएगा, तब तक गरिमा भी घर आ जाएगी। युग को आइडिया सही लगा और वह वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ गरिमा गाड़ी में बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर मिले जुले भाव थे। वह खुश भी थी और फाइनली उसका और युग का रिश्ता थोड़ा तो समझा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने माँ पापा से मिलने की एक्साइटमेंट भी उसे बहुत थी। गरिमा की गाड़ी रेड लाइट पर आकर रुकी और तभी उसके बराबर में एक बाइक, गरिमा की नजर बाइक पर गई तो बाइक पर अनिरुद्ध बैठा हुआ था। उसने अपना हेलमेट का शीशा ऊपर किया और गरिमा को हाय करते हुए बोला, तुम यहाँ कहीं जा रही हो? गरिमा ने अपनी आंसू पोंछ ली और बोली, अनिरुद्ध तुम्हें पता है मेरे असली माँ बाप राधा और राघव हैं, मम्मी पापा से ही मिलने जा रही हूँ। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि राघव भैया की तुम बेटी हो। गरिमा हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कितना परेशान होते थे? मुझे पता है, क्योंकि वह पहले मेरे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में ही रहते थे। गरिमा बोली, मैं तो अनजाने में ही रही, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं जिन्हें माँ पापा का समझ रही हूँ वह मेरे माँ पापा नहीं है। अनिरुद्ध बोला, देखो बीती बातों को भूल जाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, समझ गई? गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध ने अपना हेलमेट नीचे किया और बाइक को हल्की सी रेस दी और तभी ग्रीन लाइट हो गई और अनिरुद्ध अपनी बाइक लेकर चला गया। वह आराम से बाइक चला रहा था और तभी उसने अपने बराबर में गरिमा की गाड़ी महसूस की और देखते ही देखते गरिमा की गाड़ी अनिरुद्ध की गाड़ी से आगे चली गई। लेकिन अगले ही पल अनिरुद्ध ने महसूस किया कि गरिमा की गाड़ी के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो गरिमा पर मुसीबत आने वाली है। अनिरुद्ध ने बाइक की स्पीड बढ़ाई और गरिमा की गाड़ी के पास गाड़ी रोकी। उसने अपना हेलमेट उतारा और बाइक से उतर गया। वहीं गरिमा भी उतर गई और उसके सामने जो स्कॉर्पियो आकर खड़ी थी उसमें से 4-5 गुंडे उतर गए। गरिमा हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी और अनिरुद्ध गरिमा को। अनिरुद्ध बोला, गरिमा गाड़ी में बैठो राइट नाउ। गरिमा ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और बोली, नहीं, तुम अकेले इनसे फाइट नहीं कर पाओगे। अनिरुद्ध बोला, तो क्या तुम फाइट करोगे? चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो। इतने में ड्राइवर गाड़ी से उतरा, उसके हाथ में एक स्प्रे था। वह अनिरुद्ध के पास आकर बोला, सर आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, बिना लड़े ही सब कुछ हो जाएगा। अनिरुद्ध ने हैरानी से उस ड्राइवर को देखा तो उस ड्राइवर ने अगले ही पल अनिरुद्ध के मुंह पर स्प्रे मार दिया और अनिरुद्ध धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और यह देखकर गरिमा की चीख निकल गई। वह जल्दी से गाड़ी में बैठी, उसने अपना फोन लिया, उसने युग का नंबर डायल ही किया था कि ड्राइवर ने गाड़ी में बैठकर उसके मुंह पर भी स्प्रे मार दिया और गरिमा भी वहीं बेहोश हो गई। वहीं युग ने जब गरिमा का नंबर अपने फोन में देखा तो वह एक ही पल में उठाकर कहा, गरिमा मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है यार, ठीक है मेरे तुम्हारे बीच में बहुत प्रॉब्लम, इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम बिना बताए मुझे चली जाओ छोड़कर चली जाओगी। युग अपने ही धुन में बोले जा रहा था कि इतने में उसे एक मेल आवाज आई, सुनाई दी, अरे उठाओ, इन्हें लेकर चलना है वरना मैडम हमें मार देंगी। युग की आंखें हैरानी से फैल गई और तभी उसका फोन कट हो गया। युग ने दोबारा से गरिमा का नंबर डायल किया लेकिन इस बार गरिमा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। युग को समझते देर नहीं लगी कि गरिमा प्रॉब्लम में है। वैसे भी कल रात जो कुछ भी हुआ उसके चलते तो उसका शक यकीन में बदल गया था। युग जल्दी से अपने केबिन से निकलकर सीधा सिवाय के केबिन में गया लेकिन सिवाय वहां नहीं था। युग जल्दी से बाहर आया और एक एम्प्लॉय से पूछा, मामू कहाँ हैं? उस एम्प्लॉय ने कहा, सर आपके पापा और दिव्यांश सर, सिवाय सर वह तीनों ही किसी मीटिंग के सिलसिले में जयपुर गए हैं, या तो शाम को वापस आएंगे या फिर अगले दिन। अब तो युग का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सिवाय का नंबर डायल किया लेकिन सिवाय का फोन आउट ऑफ सर्विस जा रहा था।
युग जल्दी से भागता हुआ अभिमान के केबिन में गया। अभिमान ने युग को ऐसे देखा तो बोला, क्या हुआ, इतना पैनिक क्यों हो रहा है? युग ने कहा, अभी अभी गरिमा का फोन आया था, मेरी उससे बात नहीं हुई, लेकिन पीछे से किसी ने कहा कि इन्हें उठाकर ले चलो। यह सुनते ही अभिमान की आंखें भी हैरानी से फैल गई। वह जल्दी से युग के साथ केबिन से बाहर आता हुआ बोला, हो सकता है गरिमा प्रॉब्लम में हो, हमें उसे ढूंढना चाहिए। इतना कहकर वह दोनों ऑफिस से बाहर आ गए। अगले ही पल युग ड्राइव कर रहा था और अभिमान फोन लेकर बैठा हुआ था। उसने किसी को कॉल करते हुए कहा, गरिमा युग की वाइफ, जितनी जल्दी हो सके ढूंढ लो उसे। फिर उसने देव को कॉल किया। देव बोला, पापा यहाँ नहीं है और मुझे लगता है कि गरिमा किसी प्रॉब्लम में है। तुम प्लीज गरिमा को ढूंढो, जाकर देखो अपने मम्मी पापा के घर पहुंची या नहीं। दूसरी तरफ से देव की आवाज आई, ओ माय गॉड, यह क्या हो गया? तो सच कह रहा है, गरिमा प्रॉब्लम में है? अभिमान बोला, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके चलते तो यही लगता है। तो प्लीज क्रिस को लेकर गरिमा को ढूंढ, ओके कहकर फोन कट कर दिया। वहीं अभिमान ने अनिरुद्ध का नंबर डायल किया, लेकिन अनिरुद्ध के फोन की बेल बज रही थी पर किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। अभिमान ने अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए थे, लेकिन गरिमा का कुछ पता नहीं चला था। वह बार बार किसी न किसी को फोन करके यही कह रहा था कि गरिमा को ढूंढो, और इतने में युग ड्राइव करते हुए बोला, एक बार वेदांत को कॉल करो। यह सुनकर अभिमान का दिमाग खनका। वह बोला, तुम ठीक कह रहे हो, वेदांत ही है जो हमारी हेल्प कर सकता है। इतना कहकर उसने वेदांत को कॉल किया। वेदांत ने एक ही रिंग में फोन उठा लिया। वह बोला, हाँ जी कहिए, आज मेरी याद कैसे आई? अभिमान बोला, वेदांत, गरिमा का कुछ पता नहीं है, कहाँ है? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वह अपने पापा मम्मी के घर भी नहीं पहुंची। कल रात फूफा पर अटैक हुआ था। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऑलरेडी मेंशन में इतना सब कुछ हो रहा है, अगर ऐसे में गरिमा को कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा। वेदांत बोला, तू फिक्र मत कर, मैं आधे घंटे में पता करके बताता हूँ कि गरिमा कहाँ है। इतना कहकर वेदांत ने फोन कट किया और युग ने गियर चेंज कर लिया। आखिरकार वह उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां गरिमा का फोन स्विच ऑफ हुआ था। वह दोनों गाड़ी से उतरकर देखने लगे तो हैरान हो गए। अनिरुद्ध की बाइक वहीं पड़ी हुई थी और गाड़ी के गेट भी खुले हुए थे, जिसका साफ मतलब था कि दोनों को ही किसी ने किडनैप कर लिया। अभिमान और युग गाड़ी से उतरे, दोनों ही भागते हुए बाइक से गाड़ी के पास आए। अभिमान ने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो गरिमा का फोन वहीं पड़ा हुआ था। अभिमान ने गरिमा का फोन उठा लिया और युग को देखकर बोला, युग, यह गरिमा का फोन है। युग ने फोन देखा तो हाँ में गर्दन हिला दी। गरिमा के फोन को देखकर युग की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। अभी तो उसका रिश्ता ठीक भी नहीं हुआ था कि गरिमा पर मुसीबत भी आ गई। और तभी अभिमान ने युग के कमर पर हाथ रखकर हल्का सा रब करते हुए कहा, फिक्र मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है, अनिरुद्ध और गरिमा दोनों को साथ में किडनैप किया गया है, और अगर अनिरुद्ध गरिमा के साथ है तब तो तुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। युग ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन वह ही जानता था कि उस पर क्या बीत रही थी। उसके कानों में गरिमा के कहे हुए शब्द गूंजने लगे, मैं मर गई तो तुम्हें दुख होगा, तुम मुझे कब तक टॉर्चर करोगे, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो, ऐसा ना हो। ऐसी ना जाने कितनी ही बातें युग को याद आ रही थी। और तभी वेदांत का फोन अभिमान के फोन पर आया। अभिमान ने कॉल रिसीव किया तो वेदांत ने कहा, काली पहाड़ी, युग को लेकर वहीं पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। इतना कहकर वेदांत ने कॉल कट कर दिया। अभिमान और युग दोनों ही हरकत में आए और दोनों ही गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध बेहोश पड़ा हुआ था। अनिरुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने खुद को एक जंगल में पाया। उसके आसपास कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ और झाड़ियां थी। अनिरुद्ध ने अपने सिर को छुआ तो दर्द कर रहा था। अनिरुद्ध ने अपने आप को संभाला और खड़ा हुआ। अनिरुद्ध गुस्से में चिल्लाया, गरिमा, गरिमा कहाँ हो तुम? लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। अनिरुद्ध अब तेज कदमों से चलने लगा और चलते चलते पहाड़ी पर आ गया। उसने पहाड़ी के आसपास नजर घुमाई तो उसे दूर पर एक फैक्ट्री दिखाई दी। अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो गरिमा वहीं होगी। अनिरुद्ध का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं गरिमा के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वह भागता हुआ फैक्ट्री की ओर चला गया और आखिरकार उसने फैक्ट्री का दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक गई। गरिमा कोने में बेहोश पड़ी थी और वहां 5-6 आदमी हाथ बांधे खड़े हुए थे, और उन्हीं के पास नित्या खड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक बेल्ट थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसी ने गरिमा को मार मार कर बेहोश किया है। अनिरुद्ध यह सब देखकर हैरान हो गया।
वह आगे आया और चिल्लाता हुआ बोला, नित्या कपूर, तुमसे जितना घटिया और गिरा हुआ इंसान मैंने नहीं देखा। अनिरुद्ध इससे आगे बढ़ता उससे पहले ही नित्या के बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया। नित्या बोली, पाला है मैंने इसे, जो मैं कहूंगी वह करना हो पड़ेगा और अगर नहीं करेगी तो उससे सजा मैं दूंगी। अनिरुद्ध बोला, नित्या कपूर, किसी कुत्ते को भी पालते हैं ना, उसे भी लगाव हो जाता है, उसे चोट लगती है ना तो सीने में दर्द उठता है। अरे या तो जीती जागती लड़की है, तुम्हें इस पर दया नहीं आती? क्या हालत बना दी तुमने इसकी। इतना कहकर अनिरुद्ध की आंखों में हल्का सा पानी आ गया और उसने गरिमा को देखा, जो सच में बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। उसे वह पल याद आया जब वह गरिमा से रेड लाइट पर मिला था और गरिमा एक्साइटेड होकर बता रही थी कि वह अपने असली मम्मी पापा से मिलने जा रही है। नित्या ने हाथ बांधकर कहा, मैं उन इंसानों में नहीं हूँ जो चीजों से लगाव कर लेते हैं। मैंने इस लड़की को अपने मतलब के लिए पाला था, लेकिन इसने तो सब कुछ खराब कर दिया, तो सजा तो मिलनी ही है। इतना कहकर नित्या ने अपने बॉडीगार्ड को देखकर कहा, तुम्हें कहा था इसे ऊंचाई से फेंकना, लेकिन लगता है तुमने इसे ठीक से फेंका नहीं, या तो वापस आ गया, वह भी सो कॉल्ड गरिमा को बचाने। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसे। अनिरुद्ध ने भी एक बॉडीगार्ड के सीने पर धक्का देकर फाइटिंग मोड में आता हुआ बोला, ए नित्या कपूर, तुझे क्या लगता है तेरे बॉडीगार्ड मुझे मार सकते हैं? तुझे लगता है डैनी का बेटा इतना कमजोर है कि इन लोगों से पिट लेगा? नित्या कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही अनिरुद्ध ने उन बॉडीगार्ड को बचाना शुरू कर दिया। वह 5-6 बॉडीगार्ड थे और अनिरुद्ध अकेला उन पर भारी पड़ रहा था। गरिमा बस देखे जा रही थी, फिर अब एक चेयर पर आकर बैठ गई। उसने पास रखी हुई एक टेबल पर अपना फोन रखा, वहीं से एक वाइन का गिलास उठाया और उसे पीने लगी, जैसे कोई शो देख रही हो। उसके बॉडीगार्ड पिट रहे थे और गरिमा के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। एक बॉडीगार्ड आकर नित्या के पैरों के पास गिरा तो नित्या ने उसे लात मारते हुए कहा, एक अकेला लड़का तुम पांचों को पीट रहा है और तुम हो कि पिट रहे हो। पिटने के पैसे नहीं देती मैं, जाकर मारो उसे, जान से मार दो। लेकिन अनिरुद्ध को जान से मारना इतना आसान नहीं था। अनिरुद्ध ने 5 में से 3 बॉडीगार्ड की हालत तो खराब कर दी थी, अब 2 ही बॉडीगार्ड थे जो उससे फाइटिंग कर रहे थे। और तभी अनिरुद्ध के मुंह पर एक जोरदार पंच लगा और वह सीधा गरिमा के पास जाकर गिरा। गरिमा के चेहरे पर आंसू, दर्द, थकावट साफ दिखाई दे रही थी, उसकी आंखें बंद थी। अनिरुद्ध ने गरिमा की बाजू पर हाथ लगाते हुए कहा, गरिमा उठो, गरिमा उठो। लेकिन इतने में ही एक बॉडीगार्ड आया और उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर एक और पंच उसके मुंह पर मार दिया। अनिरुद्ध फिर से फाइटिंग मोड पर आ गया और उस बॉडीगार्ड से लड़ने लगा और आखिरकार उसने दोनों बॉडीगार्ड को ही हरा दिया। दोनों बॉडीगार्ड जमीन पर दर्द से पड़े हुए कराह रहे थे। अनिरुद्ध नित्या की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उससे पहले ही नित्या ने ड्रॉर में से गन निकाली और अनिरुद्ध की तरफ पॉइंट करके कहा, इतना आसान नहीं है अनिरुद्ध नित्या कपूर से टकराना। कहावत सुनी है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैं तो मरने वाली हूँ, अच्छे से जानती हूँ कि सिवाय रघुवंशी मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन मरते मरते मैं भी इस घर को तबाह करके जाऊंगी। अनिरुद्ध बोला, निहायत ही घटिया औरत हो, सच में तुम्हारी जितनी घटिया औरत नहीं देखी। गरिमा तुम्हें माँ मानती थी और तुमने देखो उसके साथ क्या किया। नित्या ने अनिरुद्ध की तरफ पॉइंट किया। हाँ, वह बोली, एक ही बात कितनी बार दोहराओगे, जो हो गया सो हो गया। अच्छा तुम बताओ, मैं सिवाय को कैसे झुका सकती हूँ, रघुवंशी फैमिली को बदनाम कैसे कर सकती हूँ? मैंने हर तरीका अपनाकर देख लिया, लेकिन सिवाय की सोच मेरी सोच से 2 कदम आगे ही होती है। अच्छा एक काम करती हूँ, क्यों ना तुम्हारी और गरिमा की वीडियो वायरल कर दूं। यह सुनकर अनिरुद्ध हैरानी से नित्या को देख रहा था। नित्या बोली, हाँ देखो, तुम एक काम करो, गरिमा के साथ अपनी डिजायर कंप्लीट कर लो, मैं वीडियो बना देती हूँ और फिर वह वीडियो वायरल कर दूंगी। कितना अच्छा होगा ना। अनिरुद्ध तो अभी आंखें फाड़े नित्या को देख रहा था। उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। सच में कितनी घटिया औरत थी, इससे ज्यादा घटियापन कर भी नहीं सकती थी। या कह सकते हैं कि इन दोनों बहनों ने तो घटियापन की हदें पार कर रखी थी। अनिरुद्ध बोला, शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती। नित्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं आती, नहीं आती शर्म। क्या करूं? जब मैं 17 साल की थी, शर्म मैंने तब पहले ही छोड़ दी थी। तुम्हें पता है मैं 17 साल पहले किसके साथ हुई थी? अनिरुद्ध ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह बोला, मुझे तुम्हारी घटिया बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
थोड़ी तो शर्म करो, उम्र के इस पड़ाव पर खड़ी हो, भगवान का भजन करो, ऐसी घटिया बातें कर रही हो। नित्या बोली, अरे तुम्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि अजय नहीं सुनता। अजय तो मुझे छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रहा है। अनिरुद्ध को ऐसा लगा जैसे नित्या ने कोई नशा किया हुआ है, या तो ड्रग्स लिया हुआ है या फिर ड्रिंक की हुई है, क्योंकि उसकी बातें बहुत ज्यादा बहकी बहकी थी। नित्या ने गन टेबल पर रखी और बोली, तुम्हें पता है मैं ऐसी क्यों हूँ? क्योंकि मुझे राजवीर चाहिए था और वह मुझे मिला नहीं। इतना कहकर उसने फिर से गन उठाई और अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा दी, क्योंकि अनिरुद्ध मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अनिरुद्ध को भी समझते देर नहीं लगी कि नित्या की हरकतें अब और ज्यादा भी खतरनाक हो सकती हैं। नित्या की स्माइल बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ऐसे या तो आज वह रघुवंशी फैमिली को बर्बाद कर देगी, समझ नहीं आता था, या फिर खुद पर मर जाएगी। और तभी अनिरुद्ध के कानों में गरिमा की आवाज आई, अनिरुद्ध अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने पलट कर देखा तो गरिमा को होश आ रहा था। अनिरुद्ध भागता हुआ गरिमा के पास गया। उसने गरिमा के चेहरे पर आए हुए बालों को हटाया और उसके गाल को हल्का सा सहलाते हुए बोला, तुम ठीक हो, फिक्र मत करो, मैं हूं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। सिवाय अंकल को पता चलेगा ना कि इस घटिया औरत ने तुम्हें टॉर्चर किया है, तो देखना वह इनका क्या करते हैं। गरिमा अनिरुद्ध को ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों में पानी आ गया। वह बोली, युग के पास जाना है? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें युग के पास लेकर चलूंगा। तुम अपने आंसू पोंछ लो, मैं हूं ना। और तभी नित्या हंसते हुए बोली, और क्या करोगे तुम? इतना सुनकर अनिरुद्ध ने गर्दन घुमाकर नित्या को सुलगती हुई आंखों से देखा तो नित्या हंसते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? पूछ रही हूँ क्या करोगे तुम मेरे साथ में? बंदूक देख रहे हो? मैं तुम दोनों को एक एक गोली मार दूंगी, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। उनके घर के लाडले बेटे की बीवी मर जाएगी, वह टूट जाएगा, उसे देखकर सब टूट जाएंगे, और तुम्हें मार दूंगी तो शिवांगी की तो जान ही निकल जाएगी। एक बार फिर रघुवंशी फैमिली में आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। तुम्हें पता है मैंने शिवाय को मारने के लिए, उसकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। अनिरुद्ध गुस्से में नित्या की बकवास सुन रहा था। उसने एक हाथ से गरिमा को भी संभाला हुआ था। और तभी फैक्ट्री में 10-12 हट्टे कट्टे आदमी आ गए। नित्या ने उन आदमियों को देखकर कहा, इतनी देर से क्यों आए? चलो अब आ ही गए हो तो इस लड़के को इतना मारो कि इस पर गोली ना खर्च करनी पड़े या अपने आप ही मर जाए। अनिरुद्ध को भी गुस्सा आ गया। उसने भी गरिमा को जैसे तैसे दीवार के सहारे लगा कर बैठा दिया और खुद फाइटिंग मोड में आता हुआ बोला, नित्या कपूर, सिवाय अंकल से सुना था कि तुम बहुत ही घटिया औरत हो, लेकिन आज देख भी लिया। अनिरुद्ध लड़ने के लिए तैयार था। और तभी उन लोगों को देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह सारे आदमी हैरानी से अनिरुद्ध को देख रहे थे। उनमें से एक बोला, 12 लोग हैं हम। अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन हम चारों तुम 12 को देख लेंगे। उस आदमी ने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा और फिर उसने अनिरुद्ध की नजरों को फॉलो किया तो पीछे वेदांत, अभिमान और युग खड़े हुए थे। दोनों को वहां देखकर अनिरुद्ध का कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। वहीं वेदांत भी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, यार सिवाय जीजू कुछ घंटों के लिए बाहर क्या गए? यह नित्या कपूर अपनी औकात दिखाने लगी। इसे क्या लगा कि इसे बस सिवाय जीजू ही हैंडल कर सकते हैं? वहीं युग ने नित्या को देखकर कहा, हाँ सच में किसी ने कहा है कि अगर औरत बर्बाद करने पर आ जाए तो सब कुछ बर्बाद कर देती है, बहुत ही गिरी हुई और घटिया हो। इतना कहकर उसने गरिमा को देखा जो अब भी कोने में बेसुध सी पड़ी हुई थी। युग गरिमा के पास जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही एक पंच उसके मुंह पर आकर लगा और युग जमीन पर गिर पड़ा। नित्या बोली, गरिमा से मिलना है तो मेरे आदमियों को हरा दो और मिल लो। फिर उसने अपने आदमियों को देखकर कहा, अगर एक भी जिंदा बाहर गया तो तुम सबको मैं जान से मार दूंगी। जितना तुम्हारा वजन नहीं है उससे ज्यादा पैसे दिए हैं मैंने तुम लोगों को। देखते ही देखते फाइट होने लगी। चारों ही भाई उन 12 पर भारी पड़ रहे थे। और तभी वेदांत ने एक आदमी के पेट पर लात मारते हुए कहा, अबे उन दोनों को भी बुला लो, वह भी थोड़ी बहुत फाइट कर लेंगे। वेदांत ने इतना ही कहा था कि वेदांत के सामने एक आदमी जमीन पर गिरा पड़ा। उसने नजर उठाकर देखा तो देव खड़ा था और क्रिस उसके पीछे खड़ा हुआ अपनी उंगलियां चटका रहा था और उसके पीछे सार्थक था। सार्थक को देखकर कहा, तू भी फाइट करने आया है? सार्थक बोला, क्यों, मैं फाइट नहीं कर सकता? उसने इतना ही कहा था कि एक आदमी ने सार्थक को मारना चाहा तो सार्थक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे धक्का दे दिया। वेदांत बोला, तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे। सार्थक ने ना में गर्दन हिलाई और अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, ऐसे कैसे नहीं होगा, देख मैं भी कैसे मारता हूँ। इतना कहकर उसने भी एक आदमी के मुंह पर पंच जड़ दिया।
और वह आदमी जमीन पर जा गिरा। धीरे धीरे फाइट होने लगी और उन सारे भाइयों ने मिलकर नित्या के बॉडीगार्ड को एक एक करके बेहोश करना शुरू कर दिया। आखिर में 4-5 बॉडीगार्ड ही बचे हुए थे जिससे वह सारे भाई देख रहे थे। युग गरिमा के पास चला गया और सार्थक एक चेयर पर बैठा हुआ था क्योंकि उसके बस की सच में लड़ना नहीं था। अपने भाइयों में सबसे ज्यादा नाजुक था वह, दिखने में एकदम चॉकलेट बॉय। सार्थक पीट नहीं पाया इसलिए थककर बैठा हुआ था। नित्या ने जब देखा कि उसके बॉडीगार्ड हार रहे हैं तो नित्या ने गन युग की तरफ बढ़ा दी और गरिमा को देखकर बोली, युग की वजह से तुमने मुझे धोखा किया ना, इसके प्यार के सामने मेरी परवरिश हार गई ना। गरिमा हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी और इतने में एक गोली आकर नित्या की बाजू पर लगी, लेकिन नित्या ने भी गन पकड़ी हुई थी। नित्या ने भी ट्रिगर दबा दिया और उसमें से भी एक गोली निकली जो युग को लगती। उससे पहले ही गरिमा ने युग को पलट दिया और वह गोली आकर सीधा गरिमा को लगी और यह देखकर युग की आंखें बाहर आ गई। कुछ पल के लिए वक्त रुक गया। गरिमा की आंखें युग की आंखों में झांक रही थी। युग उसके तो चेहरे के रंग उड़ गए थे। वही नित्या धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसे किसी और ने नहीं शिवाय ने गोली मारी थी। सिटी हॉस्पिटल के सीनियर और जूनियर रघुवंशी कॉरिडोर में थे और अंदर गरिमा का इलाज चल रहा था। सबसे ज्यादा हालत तो युग की खराब थी। ना तो वह रिएक्ट कर पा रहा था और ना ही उसकी आंखों में पानी था। चुपचाप दीवार के सहारे लगा खड़ा हुआ था, बस ऑपरेशन थिएटर की ओर निहारे जा रहा था। उसके किसी भाई में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह युग को दिलासा दे, क्योंकि वह जानते थे युग का दर्द इतना बड़ा है कि दिलासे देने से कम नहीं होगा। आखिरकार सिवाय युग के पास जाकर वैसे ही खड़ा हो गया जैसे युग दीवार से सटकर खड़ा हुआ था। सिवाय ने प्यार से कहा, बच्चे सब ठीक हो जाएगा। युग बिना किसी इमोशंस के बोला, उसने एक दिन मुझसे पूछा था, मैं मर गई तो तुम्हें दुख होगा कि। फिर युग ने हल्का सा पलट कर सिवाय को देखा और अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, दुख हो रहा है मामा, यहाँ दुख हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे दिल पर हजारों वार कर रहा है और मैं चाह कर भी उस वार को रोक नहीं पा रहा। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। मैंने उसे बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, जबकि वह तो मजबूरी में वह सब कर रही थी। फिर भी मैं उसे परेशान करता चला गया, यह जानते हुए भी कि वह राधा आंटी की बेटी है। उसके बाद भी मैं रुका नहीं, उसे सताता ही रहा। क्या वह मुझे छोड़कर चली जाएगी? सिवाय युग को ही देख रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में युग के चेहरे पर इतना दर्द नहीं देखा था। अब उसे गरिमा के धोखे के बारे में पता चला था, तब भी नहीं, लेकिन आज तो वह अपने बच्चे को टूटता हुआ देख रहा था। राजवीर भी खुद को जैसे तैसे संभाल रहा था और तभी दिव्यांश ने उसकी बाजू पर हाथ लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। राजवीर बोला, मैं युग को ऐसे नहीं देख सकता, मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकता। दिव्यांश मेरी जिंदगी भर की पूंजी मेरा बच्चा ही तो है, और अगर वह ऐसे रहेगा तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। गरिमा को ठीक होना होगा, गरिमा को बचाना होगा, वह ऐसे ही मेरे बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। कहते हुए राजवीर की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। दिव्यांश ने राजवीर को गले लगा लिया। राजवीर ने भी अपनी पकड़ कस दी। दिव्यांश को वह वक्त याद आया जब उसने दृष्टि को डाइवोर्स दिया था। उस वक्त दिव्यांश के पास कोई नहीं था, तब राजवीर ने उसे संभाला था, उसे बिजनेस में ध्यान लगाने के लिए मोटिवेट किया था। आज दिव्यांश भी राजवीर को ऐसे ही संभाल रहा था जैसे राजवीर ने 25 साल पहले दिव्यांश को संभाला था। और तभी ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर आया। सीनियर और जूनियर रघुवंशी उसे ही देख रहे थे। डॉक्टर ने शिवाय की तरफ देखकर कहा, मुझे आपसे बात करनी है। शिवाय डॉक्टर के पास जाने लगा, लेकिन तभी युग ने शिवाय की बाजू पकड़ ली। शिवाय ने युग के चेहरे पर दर्द देखा तो उसके गाल पर हाथ लगाकर कहा, तेरी गरिमा को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अभिमान ने धीरे से कहा, पापा, राधा आंटी को। शिवाय ने गुस्से में अभिमान को देखकर कहा, उन्हें कोई कुछ नहीं बताएगा, इनफैक्ट मेंशन भी कोई किसी को कॉल नहीं करेगा। इतना कहकर उसने युग से अपना हाथ छुड़वाया और डॉक्टर के साथ केबिन में चला गया। पीछे पीछे दिव्यांश और राजवीर भी चले गए। थोड़ी ही देर बाद तीनों डॉक्टर के केबिन में खड़े हुए थे, डॉक्टर को देख रहे थे। डॉक्टर के हाथ में एक फाइल थी। शिवाय बोला, डॉक्टर बेझिझक कहिए, गरिमा को क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, देखिए, उनकी हालत काफी खराब है, हमने बुलेट तो निकाल दी, लेकिन वह होश में कब आएंगी कह नहीं सकते। अगर 24 घंटे के अंदर वह होश में नहीं आई तो कोमा में चली जाएंगी। यह सीनियर रघुवंशी के चेहरे पर दर्द और ज्यादा बढ़ गया।
राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। शिवाय ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, हम गरिमा से मिल सकते हैं? डॉक्टर बोला, गरिमा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आपको उस कंडीशन में उससे नहीं मिलना चाहिए। शिवाय बोला, हम नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका पति तो उससे मिल सकता है, उससे मिलने की उसे परमिशन दे दीजिए। डॉक्टर ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कहा, सीनियर को संभाल। इतना कहकर शिवाय बाहर आया। सारे जूनियर वहीं खड़े हुए थे, सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। शिवाय ने युग को देखकर कहा, वाह युग, चल तुझे तेरी गरिमा से मिलवा देता हूँ। युग ने हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने हाथ बढ़ाकर युग को अपने पास आने का इशारा किया और यह अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया, जल्दी जल्दी शिवाय के पास आ गया। शिवाय युग को लेकर ऑपरेशन थिएटर के कमरे के बाहर खड़ा था। वह बोला, जाओ मिल लो अपनी गरिमा से, 24 घंटे के अंदर उसे होश नहीं आया तो वह कोमा में चली जाएगी। यह सुनकर युग हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय बोला, बच्चा नहीं है तू, बड़ा हो गया है, शादी हो गई है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सीख ले। अगर ऐसे ही बच्चों की तरह रिएक्ट करेगा तो अपनी गरिमा को कैसे संभालेगा? गरिमा का होश में आना जरूरी है, नहीं तो वह कोमा में चली जाएगी। अब या तेरे हाथ में है कि वह कोमा में चली जाए, या तू उसे अच्छे से संभाल ले। जा एक्सेप्ट कर इस बात को। युग ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और ऑपरेशन थिएटर का गेट खोलकर अंदर चला गया। अंदर 3-4 डॉक्टर थे जो शायद अभी अभी गरिमा का ऑपरेशन करके हटे थे। उनमें से एक लेडी डॉक्टर ने कहा, तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? और तभी पीछे से वह डॉक्टर आकर बोला, शांत रहो, या इसकी वाइफ है, इसे मिलने दो। सारे डॉक्टर एक एक करके वहां से चले गए। युग गरिमा के चेहरे को ही देख रहा था। रह रहकर उसे गरिमा की कही हुई बातें याद आ रही थी और सबसे ज्यादा बात वह चुभ रही थी जब गरिमा ने कहा था, मैं मर जाऊंगी तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? गरिमा की तरफ बढ़ ही नहीं रहा था, उसके कदम उसकी तरफ जा ही नहीं रहे थे। वह भी जानता था कि यह चंद कदम की दूरी उसके लिए कितनी भारी है, फिर भी वह गरिमा के पास जैसे तैसे जाकर खड़ा हो गया। उसने गरिमा का हाथ पकड़ा, लेकिन अगले ही पल हड़बड़ाहट में उसका हाथ छूट गया। गरिमा का हाथ झट से बेड पर गिरा। युग यह देखकर जैसे उसकी जान ही निकल गई। उसने फिर से गरिमा का हाथ पकड़ा और अपने गाल पर लगाकर प्यार से कहा, मुझे फर्क पड़ता है गरिमा, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। तुम ठीक हो जाओ ना, मैं तुम्हें सबूत लाकर भी दे दूंगा कि मेरा उस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं। गरिमा प्लीज सुनो ना, मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी हो तुम, और हम दोनों तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने चलेंगे। अच्छा, जो तुम कहोगी मैं वह करूंगा, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। प्लीज गरिमा उठ जाओ ना। कहते कहते युग की आंखों में आंसू आ गए। वहीं दरवाजे के पास खड़ा हुआ शिवाय युग और गरिमा को देख रहा था। ना चाहते हुए भी शिवाय की आंखें भी नम हो गई। उसे वह पल याद आ गया जब वह भी आर्या का हाथ पकड़कर ऐसे ही बैठा था। शिवाय ने फिर अपने इमोशंस को स्ट्रक्टरली कंट्रोल किया और सबको देखकर बोला, बहुत खड़े रह लिए, यहाँ चलो, आओ जाओ और ऐसे बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सारे जूनियर्स ने नामे गर्दन एक बार हिला दी। शिवाय ने थप्पड़ दिखाते हुए कहा, मैं यही बजाना शुरू कर दूंगा, निकलो। अनिरुद्ध बोला, तो फिर आप भी चलिए ना, आपको भी तो रेस्ट की जरूरत है। शिवाय बोला, मुझे क्या करना है और क्या नहीं तुम मुझे नहीं बताओगे? तुम मेरे अभी जमाई बने नहीं हो, जब बनोगे ना तभी अपना मुंह खोल सकते हो, और तब भी मैं तुम्हारी बात मानूं ना मानूं मेरे ऊपर है। शिवाय ने इतना ही कहा था कि अनिरुद्ध 4-5 कदम चलकर शिवाय के पास गया और झटके से शिवाय को गले लगा लिया। यह देखकर सारे जूनियर रघुवंशी की आंखों में पानी आ गया और वह भी एक एक करके शिवाय से गले लगने लगे। शिवाय को तो जूनियर रघुवंशी ने लगभग पिचका दिया था। दिव्यांश और राजवीर दूर खड़े हुए यह सब देख रहे थे। दोनों ने अपने आंसू पोंछ लिए। राजवीर बोला, कुछ भी हो जाए लेकिन गरिमा को ठीक होना होगा, मैं अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकता। दिव्यांश ने राजवीर की बाजू पर हाथ लगाकर हल्का सा रब करते हुए कहा, गरिमा हमारी ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। वहीं शिवाय सबको देख कर बोला, बस करो, मुझे दबाकर मारने का इरादा है। अब तो उन लोगों की आंखों में और ज्यादा आंसू आ गए। शिवाय अकेला किस किस को संभालता, और अभी तो रघुवंशी मेंशन में इस बारे में किसी को पता ही नहीं था। जब पता चलता तब तो आंसुओं का सैलाब आ जाता। आखिर में दिव्यांश बोला, बस करो, छोड़ो शिवाय को, बच्चे नहीं हो जो तुम्हें शिवाय संभालेगा। सारे जूनियर शिवाय से दूर हो गए। शिवाय ने अनिरुद्ध के गाल पर हाथ लगाकर बोला, तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना? अनिरुद्ध ने हामी गर्दन हिला दी। ऐसे ही शिवाय ने अभिमान, वेदांत, कृष, देव, सार्थक सबके चेहरे पर हाथ लगाया। दिव्यांश बोला, चलो अब सब घर जाओ, मैं यहाँ रुक रहूंगा। शिवाय बोला, नहीं, युग के पास मैं रुकूंगा, तू सबको लेकर घर जा। दिव्यांश ने हाथ बांध कर कहा, हमेशा तेरी नहीं चलेगी,
मैंने कहा ना तू सबको घर लेकर जाएगा। आखिर इस बार शिवाय ने दिव्यांश की बात मान ली और सबको लेकर वहां से चला गया। कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन सब जानते थे कि शिवाय ने बोल दिया तो बोल दिया। राजवीर भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन दिव्यांश ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। थोड़ी ही देर में सब गाड़ियों में बैठे हुए थे। अनिरुद्ध और शिवाय एक गाड़ी में थे, बाकी अलग अलग गाड़ियों में बैठे हुए थे। शिवाय बोला, अनिरुद्ध गाड़ी लेफ्ट ले लो। अनिरुद्ध ने कहा, क्यों, यह थोड़ी ना रास्ता है। शिवाय ने गहरी सांस ली और बोला, अब रिस्क नहीं लेना, बहुत रिस्क ले लिया। अगर नित्या को पहले मार देता तो वह हमारी बच्ची के साथ इतना सब नहीं करती। अनिरुद्ध ने कहा, आपने नित्या को मार तो दिया। शिवाय बोला, लेकिन वह अजय जिंदा है। अनिरुद्ध ने गाड़ी घुमा ली। थोड़ी देर में गाड़ी ओबराय हाउस के बाहर खड़ी हुई थी। शिवाय ने बैक सीट पर रखी हुई गन उठाई और गाड़ी से बाहर निकलता हुआ बोला, तुम यहीं रहो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय उसके अंदर चला गया। शिवाय ने गन लोड कर ली थी और वह अजय के सामने खड़ा था। अजय के हाथ में ड्रिंक का गिलास था। उसने शिवाय को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपने एक हाथ से जैसे फोन उठाया और किसी को कुछ टाइप कर दिया। शिवाय बोला, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तेरी आखिरी इच्छा समझकर तुझे करने दूंगा। लेकिन एक बात सुन ले अजय, यह मौत तेरे सामने खड़ी है ना, तो कहीं ना कहीं तेरी ही गलती है। तू अगर हमारी जिंदगी में ग्रहण बनकर नहीं आता तो हम खुशी से जी रहे होते। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन मैंने बहुत सारे खून किए। रणविजय को मारा, बलराज को मारा, नित्या को मारा, नैना को मारा, सरफराज को मारा, तेरे भाई को मारा। सोचा था तुझे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज जो नित्या ने हरकत की है ना, उसके चलते तो तेरा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं इन सब में शामिल नहीं था। मुझे पता था कि नित्या यह सब कर रही है, लेकिन मैंने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया। शिवाय ने हंसकर कहा, अच्छा, तो तुझे इसलिए माफ करना क्योंकि तूने नित्या को सपोर्ट नहीं किया। साले कुत्ते, हरामजादे, तेरी वजह से मेरा बच्चा जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, वह आंखों में पानी लिए हॉस्पिटल में बैठा है। तेरी वजह से मेरे सारे बच्चे जो कभी नहीं हुए, वह मुझे गले लगाकर रो रहे थे। और यह सब हुआ तेरी वजह से। और तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजय ने एक बार फिर हाथ जोड़े, लेकिन इस बार शिवाय ने वक्त नहीं गंवाया और अजय के माथे पर 2 गोली एक के बाद एक शूट कर दी। अजय वहीं सोफे पर धड़ाम से गिर पड़ा। आसपास 3-4 नौकर थे, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि शिवाय को कुछ कहने की। शिवाय ने उन नौकरों को देखकर कहा, गलती से भी मेरी रिपोर्ट की या यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को बताया तो मेरी गन में अभी 6 बुलेट बची हुई हैं। इतना कहकर शिवाय पलटकर वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय की गाड़ी बुरी तरीके से एक ट्रक ने कुचल रखी थी। वह ट्रक शिवाय की गाड़ी पर पलटा हुआ था। यह देखकर शिवाय ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शायद उसे हार्ट अटैक आया हुआ था। वह झटके से घुटनों के बल वहीं बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी गाड़ी बुरी तरह से पिचकी हुई थी। उसे नहीं पता था, अनिरुद्ध उसके कानों में बार बार पंडित जी की कही हुई बातें घूम रही थी। शिवाय की आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। ऐसा तो शिवाय ने कभी महसूस नहीं किया था। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और वह वहीं सड़क पर गिर पड़ा। शिवाय की जब आंख खुली तो वह हॉस्पिटल में था। उसकी आंखों के सामने दिव्यांश और राजवीर दोनों थे। उसने दूसरी तरफ नजर घुमाई तो सौर्य भी शिवाय का हाथ पकड़े खड़ा था। शिवाय ने धीरे से पूछा, अनिरुद्ध कहाँ है? शिवाय को जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वह थोड़ा पैनिक होने लगा। और तभी शौर्य बोला, डॉक्टर, डॉक्टर। थोड़ी देर में वहां डॉक्टर की टीम आ गई। दिव्यांश को देखकर कहा, अनिरुद्ध कहाँ है? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। शिवाय ने फिर शौर्य को देखा। शौर्य बोला, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शिवाय ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और फिर से लंबी लंबी सांसें लेता हुआ बोला, अनिरुद्ध कहाँ है? और तभी डॉक्टर ने शिवाय को इंजेक्शन दे दिया और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। 2 साल बाद राजस्थान रघुवंशी कॉलेज में शिवांगी क्लासरूम में बैठी हुई थी। उसके सामने एक प्रोफेसर ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख रहा था, लेकिन शिवांगी का ध्यान ब्लैक बोर्ड पर था ही नहीं। वह तो अपने ख्यालों में थी। और तभी प्रोफेसर ने लेक्चर देते हुए पीछे पलटकर स्टूडेंट को देखा और वह शिवांगी को देखकर बोला, शिवांगी। लेकिन शिवांगी का ध्यान तो अपने ही ख्यालों में था। उसने प्रोफेसर की बात ही नहीं सुनी। प्रोफेसर ने फिर कहा, शिवांगी। शिवांगी ने फिर से भी इस प्रोफेसर की बात नहीं सुनी। आखिरकार शिवांगी के पास बैठी हुई लड़की ने शिवांगी को हल्का सा हिलाया तो शिवांगी अपने होश में आई।
उसने प्रोफेसर को देखा और उठ गई। प्रोफेसर बोला, न्यूटन ने किसकी खोज की थी? शिवांगी कुछ नहीं बोली। प्रोफेसर ने फिर कहा, यह तो बेसिक सा क्वेश्चन है, न्यूटन ने किसकी खोज की थी? शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। वह धीरे से बड़बड़ाई अनिरुद्ध की, और यह सुनकर क्लास हंसने लगी। वहीं प्रोफेसर को गुस्सा आ गया और वह दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं, कम टू प्रिंसिपल रूम। इतना कहकर प्रोफेसर गुस्से में वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे शिवांगी भी चली गई। अगले 20 मिनट में शिवांगी चुपचाप प्रिंसिपल रूम में सर झुकाकर खड़ी हुई थी। प्रिंसिपल कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके बराबर में प्रोफेसर खड़ा था और प्रिंसिपल के बिल्कुल सामने विराज और शिवाय बैठे हुए थे। शिवाय बोला, प्रोफेसर थोड़ा तो समझिए, वह इस वक्त ठीक नहीं है। प्रोफेसर ने कहा, ठीक नहीं है तो अपनी बेटी को अपने घर रखिए। इस हालत में उसे कॉलेज क्यों भेज रहे हैं? एक भी सवाल का जवाब नहीं आता। आपकी बेटी को यह कॉलेज आप लोगों का है, इसलिए मैंने उसे पिछली बार पास कर दिया, लेकिन हर बार तो ऐसे पास नहीं कर सकता। उसका ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं। देखिए, हर बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना होता। आपको अपनी बेटी को संभालना चाहिए। शिवाय ने हल्का सा पलट कर शिवांगी को देखा, जो चुपचाप सर झुकाकर खड़ी हुई थी। वहीं विराज, वह भी अपनी बेटी को ही देख रहा था। विराज ने फिर प्रोफेसर को देखकर कहा, प्रोफेसर अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? प्रोफेसर ने अपना चश्मा ठीक किया और थोड़ा गुस्से में बोला, मैं अपनी बेटी को अपने घर पर रखता, ऐसे बाहर नहीं भेजता। आपकी बेटी को कुछ भी सुध नहीं रहती, किसी भी सवाल का जवाब नहीं पता, पासिंग मार्क्स तक लेकर आ सकती है। आपकी बेटी को आप जल्दबाजी में यहाँ भेजते ही क्यों हैं? मैं अगर होता ना तो 2 थप्पड़ मार कर अपनी बेटी को ठीक कर देता। अरे मुझे इससे पढ़ाते हुए शर्म आती है। प्रोफेसर ने इतना ही कहा था कि शिवाय को गुस्सा आ गया। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने जोर से चेयर पर लात मारी और सीधा जाकर प्रोफेसर की कॉलर पकड़कर दीवार से लगाते हुए बोला, यह कॉलेज हमारा है और तू हमारी ही बेटी को पढ़ाते हुए शर्म महसूस करता है? तुझे शर्म आती है? तेरी बेटी होती तो 2 थप्पड़ मारकर ही कहता कॉलेज में रहता या नहीं। तभी विराज उठकर शिवाय के पास गया और उसे हल्का सा खींचता हुआ बोला, भैया यह क्या कर रहे हो? भैया छोड़ो भैया, यह सीनियर प्रोफेसर हैं। शिवाय बोला, सीनियर गया भाड़ में, अभी के अभी इसका रिजाइन लेटर इसके हाथ में रखता हूँ। साले, इसने हमारी एक बेटी नहीं संभाली जा रही। इससे बस इतना ही कहा था ना कि वह यहाँ आएगी, बैठेगी और चली जाएगी, लेकिन या तो इसे आईएएस बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारी बेटी का मन करेगा तो पढ़ेगी, मन करेगा तो नहीं पढ़ेगी। तू कौन होता है हमारी बेटी को जज करने वाला? इतना कहकर उसने प्रिंसिपल को देखा तो प्रिंसिपल ने हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर रघुवंशी, हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। प्रोफेसर पूरे कॉलेज में बदनाम है, समझने की कोशिश कीजिए। इनकी वजह से बहुत सारे बच्चों का भविष्य बना हुआ है। शिवाय ने गुस्से में उस प्रोफेसर को देखकर कहा, इसीलिए मैं तुझे इस कॉलेज से नहीं निकाल रहा। अगली बार तूने हमारी बेटी की शिकायत की या हम दोनों को अर्जेंट यहाँ बुलाया या मेरी बेटी से कोई भी सवाल पूछा तो तुझे कॉलर पकड़कर कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। फिर चाहे तेरी बेइज्जती हो या इज्जत उतारे, मुझे उससे मतलब नहीं। आज के बाद मेरी बेटी के बारे में तुम या पूरे कॉलेज में किसी ने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब जाओ यहाँ से। शर्म आती है इसे मेरी बेटी को पढ़ाते हुए? साले, मुझे ज्यादा शर्म आती है तुम जैसे प्रोफेसर को अपने कॉलेज में रखते हुए। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करता है। तभी प्रिंसिपल ने हाथ जोड़कर कहा, सर उसे शिवांगी की कंडीशन नहीं पता। शिवाय ने गुस्से में प्रिंसिपल को देखकर कहा, तुम्हें तो पता है ना मेरी इस शिवांगी की कंडीशन, तुम इस प्रोफेसर को नहीं समझा सकते थे? प्रिंसिपल ने एक बार फिर हाथ जोड़कर विराज से कहा, विराज अपने भाई को संभालो, प्लीज समझने की कोशिश करो। विराज ने सबसे पहले प्रोफेसर की कॉलर ठीक की और बोला, तुम जाओ, आज के बाद हमारी बेटी को परेशान मत करना, वरना मैं भाई को संभाल नहीं पाऊंगा। प्रोफेसर वहां से चला गया। उसके जाते ही विराज ने शिवाय की बाजू पकड़ी और उसे वापस से कुर्सी पर बिठाता हुआ बोला, भाई आप यहाँ बैठो, सब ठीक हो जाएगा। शिवाय चिल्लाता हुआ बोला, क्या ठीक हो जाएगा? पिछले 2 सालों से मैं अनिरुद्ध को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, गया कहाँ वो? अगर मर गया तो उसकी लाश क्यों नहीं मिलती? कम से कम मुझे सब्र तो हो कि मेरा बच्चा मर गया, लेकिन नहीं, उसने तो ना हमें जिंदा छोड़ा ना मरा हुआ। देख अपनी बेटी को, क्या हालत हो गई है उसकी, ना ठीक से खाती है ना पीती है। अरे इतनी बुरी हालत तो तब भी नहीं थी जब अनिरुद्ध के साथ रहती थी, और अब देख ऐसा लग रहा है कि बस कहीं सांसें अटकी हुई हैं और कभी भी यहाँ से निकल जाएगी। विराज ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। विराज का दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन शिवाय का दर्द ज्यादा बड़ा था, क्योंकि शिवांगी और अनिरुद्ध दोनों ही उससे जुड़े हुए थे।
विराज ने जैसे तैसे शिवाय को चेयर पर बिठाया और बोला, सब ठीक हो जाएगा, हमारी शिवांगी इतनी वीक नहीं है, वह खुद को संभाल लेगी। विराज ने इतना ही कहा था कि धड़ाम से आवाज आई और शिवाय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वहीं विराज ने भी गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों ही जानते थे शिवांगी बेहोश हो गई। ऐसा कई बार हुआ था कि शिवांगी अपने आप ही बेहोश हो जाती थी। अनिरुद्ध के जाने के बाद सच में शिवांगी पे बस कहीं ना कहीं सांस अटकी हुई थी, वरना तो वह अंदर से खत्म हो चुकी थी। शिवांगी की सांसें शिवांगी में नहीं बल्कि अनिरुद्ध में बसी हुई थी। आखिरकार अनिरुद्ध ही तो था जिसने उसे दुनिया दिखाई थी, सही गलत की परख करना सिखाया था। आखिरकार शिवाय उठा, वह शिवांगी के पास गया। शिवांगी बेसुध सी बेहोश पड़ी हुई थी। शिवाय ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और कॉलेज से बाहर आ गया। अगले 1 घंटे में शिवांगी अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो पूरी रघुवंशी फैमिली वहीं खड़ी हुई थी। शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। वीरा और आर्या उसी के पास बैठी हुई थी, लेकिन दोनों की आंखों में पानी था। पिछले 2 साल से मेंशन में शायद ही कोई मुस्कुराया होगा। शिवांगी ने सबसे पहले शिवाय को देखा और बोली, पापा, अनिरुद्ध मिल गया। रजावत हाउस, रात का समय था। वामिका डाइनिंग टेबल पर वेदांत का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात के 11 बज गए थे और वेदांत अब तक नहीं आया था। उसने कई बार वेदांत को फोन किया, लेकिन वेदांत का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। वामिका का चेहरा बता रहा था कि वेदांत और वामिका की शादी तो हो गई थी, लेकिन दोनों के बीच में कुछ कड़वाहट थी जो शायद क्लियर नहीं थी। और तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वामिका ने नजर उठाकर देखा तो सार्थक खड़ा था। सार्थक बोला, भाभी आ जाएगा भाई, आप आराम कर लो। वामिका ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, आ जाएंगे तो उनके साथ खाना खाऊंगी, तुम जाओ, सिद्धि इंतजार कर रही होगी। सार्थक ने एक नजर अपने कमरे की तरफ देखा और मन ही मन बोला, वह इंतजार नहीं करती, 24 घंटे किताबों में ही घूमती रहती है। फिर वह बोला, फिर भी भाभी आ जाएगा, इतनी टेंशन मत लिया करो। वामिका की आंखों में पानी आ गया। बोली, तुम नहीं समझोगे सार्थक, कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, जरा सी चूक हुई तो टूट जाएंगे। सार्थक जानता था कि वामिका इमोशनल हो चुकी है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में आ गया। जब वह कमरे में आया तो हमेशा की तरह सिद्धि स्टडी रूम में थी। देख कर ही पता चल रहा था कि सार्थक और सिद्धि दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन किन हालातों में हुई थी या तो मैं ही जानती हूँ, जिसे मैं धीरे धीरे फ्लैशबैक में दिखा दूंगी। सार्थक सिद्धि के पास आया। उसने सिद्धि की किताबें बंद करते हुए कहा, ए चश्मिश, चल अब सो जा, बहुत पढ़ाई कर ली। तुम तो ऐसे पढ़ाई करती हो जैसे तुम्हें IAS ऑफिसर बनना है। सिद्धि ने एक नज़र सार्थक को देखा और बोली, कल मेरा एग्जाम है। सार्थक बोला, हाँ तो तुमने जितनी पढ़ाई की है उसके चलते तुम एग्जाम क्लियर कर लोगी। वैसे भी तुम्हें कोई जॉब तो करनी नहीं है, घर में ही रहना है, तो क्यों अपने दिमाग को इतना खर्च करती हो। चलो सो जाओ। सिद्धि चुपचाप किसी बच्चे की तरह उठी। उसने कपबोर्ड में से अपना नाइट सूट निकाला और वॉशरूम में चली गई। सार्थक हाथ बांधे सिद्धि को ही देख रहा था। फिर वह दांत पीसते हुए बोला, पता नहीं अब बेवकूफ लड़की मेरे गले क्यों पड़ी, इसे क्या कुछ समझ नहीं आता। यार, 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन लड़की अभी तक इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। क्या है यह लड़की? वही सिद्धि वॉशरूम में कपड़े बदल चुकी थी। वह खुद को आईने में देख रही थी। उसने अपना चश्मा उतारा और मुंह धोया और फिर खुद को आईने में देखने लगी। अचानक ही उसकी आंखों के सामने कुछ सीन चलने लगे और उसके कानों में कुछ आवाज गूंजने लगी, देखो, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारा पति बन गया। वह तो मम्मी पापा को इज्जत बचा नहीं है, इसीलिए मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे अपना पति मान लो और मुझ पर अपना हक जमा लो। समझ गई ना? देखो, शादी करते हैं, उसके बाद तुम अपने स्टडी करना, मैं अपना आराम से बिजनेस ज्वाइन करूंगा ना। तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना ना, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगा। यह सारी बातें याद करके सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। वह अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुझे क्या लगता है सिद्धि, सार्थक तुझे अपनाएगा? जब देखो तुझे चश्मिश 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 बोलता रहता है। वह तुझे नहीं अपनाएगा। वैसे भी कहाँ सार्थक और कहाँ तू। इतना कहकर सिद्धि ने एक बार फिर अपने आंसू साफ किए और जब से शादी हुई थी तब से लगभग हर रात सिद्धि के कानों में वही शब्द गूंजते थे। उसे नहीं पता था कि 1 साल में सार्थक उसे मन ही मन प्यार करने लगा है। बस वही सार्थक के इशारे समझ नहीं पाती थी।
सिद्धि चेंज करके बाहर आई। वह बेड के पास गई, उसने अपना तकिया उठाया और सोफे की तरफ जाने लगी। सार्थक गुस्से में उसे देख रहा था। आखिरकार उसने बोल ही दिया, तुम्हें सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है। सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और सार्थक को देखकर बोली, लेकिन आप सोफे पर फिट नहीं हो पाओगे, सोफा छोटा है। सार्थक का तो मन कर रहा था कि अपना सिर पकड़कर दीवार में दे मारे। वह गुस्से में सिद्धि को देख रहा था और सिद्धि मासूम सी शक्ल बनाकर सार्थक को देख रही थी। सार्थक बोला, मेरे कहने का मतलब है कि हम दोनों बेड पर ही सो जाएंगे। सिद्धि हल्का सा नाराज भरी टोन में बोली, मैं आपके पास नहीं सोऊंगी। सार्थक बोला, क्यों, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? सिद्धि बोली, लेकिन आपने कहा था कि यह शादी बाद में टूट जाएगी। सार्थक बोला, नहीं टूटेगी नहीं, चलो आ जाओ सो जाओ। सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे आप पर यकीन नहीं। सार्थक बोला, तो क्या मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए नाचूं? सिद्धि ने कुछ नहीं कहा। सार्थक भी पागल ही था, उसे अपने दिल की बात सीधे से कहने ही नहीं आ रही थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और बोला, जहां मरना है मर जाओ, मुझे क्या। इतना कहकर वह बेड पर लेट गया। उसने अपना चेहरा भी तकिए में छुपा लिया। वहीं सार्थक के ऐसा बोलने से सिद्धि की आंखें एक बार फिर नम हो गई। वह चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गई और लेट कर सार्थक को देखने लगी। जैसे ही सार्थक ने अपना तकिया अपने मुंह से हटाया, वैसे ही सिद्धि ने झटके से आंखें बंद कर ली। सार्थक सिद्धि को देखकर खुद से बोला, इतनी पागल है या मुझे दिखाने की कोशिश करती है। इसे कुछ समझ नहीं आता, क्या पता क्या होगा हमारा एक अलग। माँ ने रट लगा रखी है कि शादी को 1 साल हो गया, बच्चा दो, कहाँ से बच्चा दूं? ऐसे दूर दूर रहकर कौन सा बच्चा पैदा होता है? इतना कहकर सार्थक ने ब्लैंकेट को खुद में कवर कर लिया। वहीं सिद्धि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मन ही मन बोलने लगी, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? एक बार बोल दीजिए ना कि मुझे कभी डाइवोर्स नहीं देंगे। मेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ क्यों रहेंगे या नहीं रहेंगे मेरे साथ? जब कोई अच्छी लड़की इनकी जिंदगी में आएगी तो या मुझे डाइवोर्स दे देंगे। कहते हुए सिद्धि की आंखों में फिर से पानी आ गया। सिद्धि को नींद नहीं आ रही थी। 20-25 मिनट बाद ऐसे ही करवट लेने के बाद वह उठ गई और बालकनी में चली गई। तभी सिद्धि ने खुद पर 1 साल महसूस किया। सार्थक ने उसे शॉल को उड़ाते हुए कहा, नींद नहीं आ रही? सिद्धि ने हल्की सी ना में गर्दन हिला दी। सार्थक बोला, ठंड लग जाएगी, अंदर चलो। सिद्धि भरे गले से बोली, मुझे कल पेपर की टेंशन हो रही है। सार्थक का तो मन कर रहा था कि अभी के अभी बालकनी से जंप करके कूद जाए। वह तो सिद्धि की पढ़ाई को लेकर लगभग पागल ही हो गया था। सिद्धि तो थी ही अपनी पढ़ाई के लिए पागल, लेकिन सिद्धि को ऐसे देखकर उसका दिमाग भी खराब होता था। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।